अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। सत्यम इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी से, ये टॉप 500 कंपनीज में इसका नाम आता था। सही है। 2000 से लेकर 2008 तक पीडब्ल्यूसी इंडिया उसका ऑडिटर था। 2008 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट थी उसमें लिखा हुआ आ रहा था बैंक बैलेंसेस $1 बिलियन। $1 बिलियन आज की तारीख में पाकिस्तानी को 350 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑडिट हो गया। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। इसका मतलब है पीडब्ल्यूसी ने कहा 350 अरब रुपए इनडायरेक्टली 350 अरब रुपए मौजूद है। शेयर होल्डर को ये कहा, शेयर होल्डर ने कहा यार एक कंपनी के पास $1 बिलियन, आप समझ रहे हैं ना, $1 बिलियन। पाकिस्तान इस वक्त $1 बिलियन मांग रहा है और एक आईटी कंपनी उस जमाने में 2008 में ये क्लेम कर रही थी कि मेरे पास $1 बिलियन पड़े हुए हैं बैंक में। बेहतरीन हो गया। अच्छा, 2009 में पता चलता है एक्चुअल बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कुछ $66 मिलियन पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, मतलब आज की तारीख में 350 अरब रुपए का फ्रॉड पीडब्ल्यूसी इंडिया ऑडिट कर रहा था। ऐसे कैसे हो गया कि बैंक में पैसा था ही नहीं और पीडब्ल्यूसी या ऑडिटर ने कह दिया कि जी पैसा पड़ा हुआ है और एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। सही है। बहुत कमिटीज बैठी, एससीसीआई भी इन्वॉल्व हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिश्नर ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व हुए, ग्लोबल ऑडिटर भी इन्वॉल्व है। सारी इस केस स्टडी को देखा और एंड में आके कंक्लूड करा कि एक आइजा का मसला था। उस आइजा का नाम है आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आज की क्लास में हमने आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को पढ़ना है और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे सत्यम के केस स्टडी को लिंक करेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि मसला हुआ क्या है। स्टैंडर्ड का एक स्कोप है। ये आइजा 505 आपसे चाहता क्या है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड आपसे चाहता है ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सर याद आ रहा है आइजा 500 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ऑडिट एविडेंस में एक प्रोसीजर आ रहा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर एक आइजा है जिसका नाम है आइजा 505 और आइजा 505 ऑडिटर से मुखातिब होकर कहता है कि आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर लो ताकि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको। बेहतरीन हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? Design and perform external confirmation procedure to obtain relevant and reliable audit evidence। आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है और परफॉर्म करना है। मतलब दो काम है मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टैंडर्ड में दो ही काम है। एक तो कंफर्मेशन को डिजाइन करना है और दूसरा कंफर्मेशन को परफॉर्म करना है ताकि आप एक रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। सर ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है प्यारे बच्चों? एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो याद है, रिलायबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल याद है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि जिसके अंदर थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म में आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने बैंक को कंफर्मेशन भेजी, बैंक ने आपको रिप्लाई करा, आपने कहा मेरी कंपनी कह रही है, मेरा ऑडिट क्लाइंट कह रहा है 100 रुपए पड़े हुए, बैंक कह रहा है हाँ जिसके पास 100 रुपए पड़े हुए। थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म ओरिजिनल। इतना बेहतरीन ऑडिट एविडेंस है प्यारे बच्चों, कितना बेहतरीन ऑडिट एविडेंस है। लेकिन आइजा कहता है नहीं, इंसान के बच्चे बनो, कंफर्मेशन को डिजाइन इस तरीके से करो और परफॉर्म इस तरीके से करो ताकि सत्यम पीडब्ल्यूसी वाली हरकत ना हो जाए, ताकि आप वाकई में रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको। प्यारे बच्चों, आ जाएं पहली चीज के ऊपर, डिजाइन। जब कंफर्मेशन डिजाइन करनी है तो किन चीजों का ख्याल रखना है? जब भी कंफर्मेशन, मतलब जब कंफर्मेशन आप बना रहे होंगे तो किन चीजों का ख्याल रखना है? कंफर्मेशन बनेगी तभी तो बेचेंगे ना यार। सही है। जब कंफर्मेशन डिजाइन करनी है, आइजा कहता है 4 चीजें। सही है, आप 4 इन चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज, डिटरमाइन करें कि आपने सामने वाली पार्टी को जब कंफर्मेशन भेज रहे हो तो आपने कंफर्म करवाना क्या है? इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। सही है, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप सामने वाली कंपनी को या बैंक को कंफर्मेशन भेज रहे हो तो बैंक खुद एक लीगल पर्सन है। बैंक में किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग को आप एक कंफर्मेशन भेज रहे होंगे तो जिस बंदे को कंफर्मेशन भेज रहे हैं वो बंदा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो बंदा आपका नॉलेजेबल होना चाहिए। सही है, दूसरी कंडीशन है डिजाइन करते हुए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कंफर्मेशन भेजेंगे तो कंफर्मेशन में आप सामने वाली कंपनी का प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए और आपका भी रिटर्न एड्रेस आना चाहिए। अच्छा जी। और चौथी चीज, अगर कंफर्मेशन का रिप्लाई ना आए तो आप फॉलोअप लेते रहे कि भाई कंफर्मेशन का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। ये 4 चीजें हैं डिजाइन करने के लिए।
इन 4 चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक जूनियर आया मेरे पास और एक कंफर्मेशन लेकर आया जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, सही है। एक जूनियर मेरे पास कंफर्मेशन लेकर आया और कंफर्मेशन में लिखा हुआ था टू HR मैनेजर काइंडली कंफर्म द बैलेंस ऑफ ₹8 लाख, योर्स टू लीव, योर्स ब्रो, लव यू ब्रो, ये लिखा हुआ था कंफर्मेशन में, सही है। अच्छा, मेरे पास कंफर्मेशन लेकर आया, क्या लगा बॉस साइन करते हैं, क्लाइंट को भिजवानी है कंफर्मेशन, सही है। मैंने कहा यार इस कंफर्मेशन में ना मसले हैं, कुछ मसले। उसने कहा बॉस क्या मसला है, अंग्रेजी सही है, कॉमा फुल स्टॉप सब सही है। मैंने कहा बहुत मसला है। मैंने कहा तुम्हें क्या कंफर्म कराना है। उसने कहा बॉस कंपनी का एक बैलेंस है बैंक में, कंपनी का एक बैलेंस है बैंक में, एक बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए, अकाउंट में 8 लाख रुपए पड़े हुए, मुझे वो 8 लाख रुपए बैंक से कंफर्म करवाना है। मैंने कहा अगर तुमने बैंक को कंफर्मेशन भेजनी है तो HR मैनेजर को क्यों कंफर्मेशन भेज रहे हो भाई, भेज बैंक को ही रहा है, लेकिन बैंक के HR मैनेजर को कंफर्मेशन क्यों भेज रहा है। ऊपर आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों चार्ट डिजाइन की चीजें, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेजेबल पर्सन। मुझे बताएं क्या एक बैंक का HR आपको कंफर्म करके देगा कि हाँ फलां कंपनी का मेरे पास अकाउंट खुला हुआ है 8 लाख रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए प्यारे बच्चों के नॉलेजेबल पर्सन के पास, समझिएगा मेरी बात को। अगर HR को भेज दी और HR वाले भी चंपू, उसने रिप्लाई कर भी दिया और आपके पास कंफर्मेशन आ भी गई, थर्ड पार्टी से आई है, डायरेक्टली आई है, रिटर्न फॉर्म में आई है, ओरिजिनल फॉर्म में आई है, लेकिन रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है, बिकॉज जिस बंदे से आई है वो बंदा रिलायबल नहीं है, वो बंदा रेलिवेंट नहीं है। कंफर्मेशन को ऑब्जेक्टिव देखते रहना, कंफर्मेशन को इस तरीके से परफॉर्म करो ताकि रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। सेकंड चीज, जब कंफर्मेशन भेज रहे हो बैंक को, तो बैंक के तो 2200 ब्रांचेस हैं, किस बैंक की ब्रांच को भेज रहे हो, हेड ऑफिस को भेज रहे हो, सिंध की ब्रांच को भेज रहे हो, कराची ब्रांच को भेज रहे हो, आईए चंडीगढ़ रोड की ब्रांच को भेज रहे हो, कहां पे ये कंफर्मेशन भेज रहे हो, प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए कि टू सिल्क बैंक फला ब्रांच मैनेजर काइंडली मुझे कंफर्म करके दो क्या इस कंपनी का आपके इस ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 8 लाख रुपए क्या कंफर्म करवाना है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, सेविंग अकाउंट का बैलेंस है, लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज लिया हुआ है, कोई गारंटी वगैरह दी हुई है, कोई LC खुलवाई हुई है, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है आपने, ऊपर देखते रहेगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सही है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंफर्मेशन की खास बात क्या है कि वो डायरेक्टली ऑडिटर के पास आती है। जानी सामने वाले को क्या कोई वही आएगी कि आपका एड्रेस क्या है, कंफर्मेशन में आपका रिटर्न एड्रेस भी आना चाहिए, तभी तो कंफर्मेशन आपके पास डायरेक्टली आएगी। अगर आपका एड्रेस नहीं आएगा तो वो कंफर्मेशन मैनेजमेंट के पास जाएगी, और एक चीज मैनेजमेंट से होते हुए जब आपके पास आएगी प्यारे बच्चों, तो याद आ रहा है वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। आइजा 505 तो आपसे चाहिए रहा है, सर्कल कर मेरा भाई, to design and perform external confirmation in such a way to obtain relevant and reliable audit evidence। प्यारे बच्चों सही है, तो कंफर्मेशन में हमें इन चीजों का ख्याल रखना है प्यारे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने कंफर्मेशन डिजाइन कर ली, बना ली। तो किन चीजों का ख्याल रखना है, पहली बात जिसको भेज रहे हैं उसका प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए, और जो चीज क्या चीज आपने कंफर्म करानी है वो चीज आनी चाहिए, और उस कंपनी में या उस बैंक में जिस डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं वो डिपार्टमेंट नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, और अगर कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता तो फॉलो अप लेना चाहिए। सही है, कंफर्मेशन बन गई, हमारे हाथ में एक बड़ी जबरदस्त कंफर्मेशन मौजूद है, आ जाए जी, इसको भेजते हैं, इसको सेंड करते हैं। जब सेंड करेंगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट को कहेंगे सर काइंडली आप इसके ऊपर सिग्नेचर करें। क्यों करें सर, आपका बैंक अकाउंट है ना, आपका कस्टमर है ना, आपका सप्लायर है ना सर, तो आप साइन करेंगे तभी तो वो रिप्लाई करेगा। सर आप साइन ही नहीं करेंगे तो वो रिप्लाई थोड़ी करेगा, काइंडली आप साइन कर दे सर इसको। तो या तो दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी प्यारे बच्चों, या दो देखें, या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने देगी या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देंगी। दो रास्ते निकलेंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, या यस होगा या नो होगा। नो की तरफ चलते हैं, पहले छोटा सा ही जल्दी से खत्म करते हैं। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई क्या रीजन है, क्यों मना कर रही हो, क्यों कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही हो। सही है, और मैनेजमेंट जो आपको रीजन बताएगी, जो भी रीजन बताएगी उसके अगेंस्ट आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कि क्या ये रीजन सही है भी या नहीं। नॉर्मली क्यों ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कि जो मैनेजमेंट ने रीजन बताई क्या वो वैलिड है, क्या वो रीजनेबल है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास कॉमन रीजंस क्या होती है प्यारे बच्चों, नॉर्मली हमारे पास कॉमन रीजंस क्या होती है। कॉमन रीजंस हमारे पास ये होती है कि कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा होता है, कोई ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही थी। फॉर एग्जांपल मैंने एक ज़माने में कंपनी क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा साइन करें, कंफर्मेशन भिजवानी है।
उसने कहा हम कंफर्मेशन भेजने नहीं देंगे। हमने कहा क्यों भेजने नहीं दोगे भाई, क्यों भेजने नहीं दोगे? इंक्वायरी, पहले स्टेप देखते इंक्वायरी, क्यों भेजने नहीं दोगे भाई? उसने कहा यार जानी हमारा है ना डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ डिस्प्यूट चल रहा है? सिंध हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा सिंध हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, चलो यार कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ। अबे भाई बेस्ट ऑफ लक नहीं भाई, इंक्वायरी करी है तो सिंध हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है तो सीक ऑडिट एविडेंस। अच्छा भाई दिखाना कोर्ट ऑर्डर, दिखाना यार, सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है तो मुझे कोर्ट ऑर्डर तो दिखाओ। सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है तो मुझे लॉयर की कोई कंफर्मेशन तो दिखाओ। सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है कोई कागज का पर्चा तो दिखाओ, जिससे मुझे पता चल जाए कि वाकई में कोई लिटिगेशन चल रही है, वाकई में कोई निगोशिएशन चल रही है। तो सीक ऑडिट एविडेंस। जब आप सीक ऑडिट एविडेंस करेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर स्टैंडर्ड आपको कहता है इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजल। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही तो इसके इंपैक्ट को इवैल्यूएट करें ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट आपको जानबूझ के ये कह रही है कि फला बैंक में पैसे पड़े हैं और आप कह रहे हो मुझे बैंक को कंफर्मेशन भिजवानी है और मैनेजमेंट आपको भिजवाने नहीं दे रही, इसलिए बिकॉज पैसा पड़ा हुआ ही नहीं है, और अगर कंफर्मेशन भिजवा दी तो पकड़े गए। तो इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी देखना है, एंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर। सही है। और साथ साथ आपने ये करना है कि जैसे ही आपकी रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो रही है, आपको मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं मैं अपनी। मैंने कहा अच्छा कोर्ट में मसला चल रहा है, अच्छा कोर्ट में चल रहा है, दिखाना यार ऑर्डर दिखाना। कोर्ट का ऑर्डर देखा, मैंने कहा जानी क्लाइंट तो सच कह रहा है, वाकई में ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा यार आयजा कहता है कि अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द नेचर, मतलब उस रिस्क के अगेंस्ट मजीद ऑडिट से परफॉर्म करो। मैंने कहा जानी एक सेकंड, ये जो कंफर्मेशन वाला मामला है ना, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। ये तो मेरे पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई कि आपका तो लिटिगेशन चल रही है और इस लिटिगेशन की वजह से कोई रिस्क हो सकता है, IAS 37 का कोई प्रोविजन हो सकती है, कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सकती है। मैं फौरन से इस रिस्क के अगेंस्ट ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। ये आयजा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर आयजा तीसरे पॉइंट में आपसे कहता है परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सही है। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एज्यूम करें मेरे प्यारे बच्चों, एक कस्टमर है, 100 रुपए का उससे रिसीवेबल का बैलेंस है, 100 रुपए का उससे रिसीवेबल का बैलेंस है। सही है। क्या आपने कंफर्मेशन भेजी? हाँ जी भेजी। क्या कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई? कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं हुई। सही है। कंफर्मेशन रिसीव्ड में ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है क्या है। अगर कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं हुई, नो, या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, अब मैं क्या करूं? तो जो काम मैंने आपको बताया कि रिस्क असेसमेंट रिवाइज करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, वो तो करना ही है, लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा मेरी बात को, एक कस्टमर है, बैलेंस शीट पे आ रहा है, वो मेरी एजेट ईयर एंड पे आ रहा है, उससे 100 रुपए का रिसीवेबल बैलेंस है। मैंने उसको कंफर्मेशन भेजने जा रहा हूं, मैनेजमेंट लेट से मना कर रही है कि यार उसको कंफर्मेशन नहीं भेजो, और एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है लेट से, ठीक है। अच्छा मैं कंफर्मेशन नहीं भेज सकता उसको। अच्छा अब जब मैं कंफर्मेशन नहीं भेज सकता तो मैं कहता हूं यार अभी 100 रुपए को वेरीफाई कैसे करूं? प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर कंफर्मेशन था, अब कुछ ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा ताकि मैं रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस कर सकूं। मैं कहूं अगर ये 30 जून जो कि मेरा ईयर एंड है, अगर ये 30 जून का रिसीवेबल है तो इसका मतलब है ये जुलाई को रिसीव हो गया होगा। रिसीवेबल है तो कभी ना कभी तो रिसीव होगा, तो ये जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को रिसीव हो गया होगा। तो चलो मैं सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स चेक कर लेता हूं कि क्या ये पैसे आ गए। अगर ये पैसे आ गए तो इसका मतलब है ये कस्टमर एग्जिस्ट करता था, इस 100 रुपए के ऊपर आपका राइट था और मैनेजमेंट ने इसको वैल्यू बिल्कुल सही किया हुआ था, कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की थी, बिकॉज जरूरत भी नहीं थी। 100 रुपए रिसीवेबल था, 100 रुपए एक्चुअल में कैश सब्सिक्वेंटली रिसीव हो गया। ये कहलाता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। सर आपके जहन में अब एक शैतानी दिमाग आ रहा होगा, सही है, कि भाई सर अगर 100 रुपए में से 60 रुपए रिसीव हुए तो आप क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 2, अगर 100 रुपए में से 60 रुपए रिसीव है तो आप 60 रुपए आप सब्सिक्वेंटली रिसीव देख लें। भाई ऐसा हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि 3 महीने 60 रुपए 3 महीने बाद दूंगा, 40 रुपए 3 महीने बाद दूंगा, लेट से, सही है। आपने 3-4 महीने में आपने रिपोर्ट साइन करनी है। अगर ऐसा हो जाए प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो जाए तो फिर एक काम ये करें, आप 60 रुपए जो आ रहा है उसको तो वेरीफाई करें। तो सर 100 रुपए वेरीफाई करने थे, 60 रुपए वेरीफाई हो गए। आयजा कहता है ये 40 रुपए का रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ कैसे होगा? सोचें ये 40 रुपए का रिसीवेबल रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा? सेल्स क्रेडिट हुई होगी, रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा। सही है। सेल्स क्रेडिट, सेल्स कब क्रेडिट होती है? सेल्स कब क्रेडिट होती है? सेल्स तब क्रेडिट होती है जब कस्टमर के साथ कोई सेल्स एग्रीमेंट बना होगा,
गुड्स डिलीवर्ड हुए होंगे, गुड्स डिलीवरी नोट बना होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई होगी और सेल्स इनवॉइस जनरेट हुई होगी। आयजा कहता है 40 रुपए के अगेंस्ट में आप ये सेल्स इनवॉइस, गुड्स डिलीवरी नोट, ये डॉक्यूमेंट देख लें। अगर वाकई में गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं तो इसका मतलब है कि इस 40 रुपए के ऊपर कस्टमर एक एग्जिस्ट करता है और आपका इस 40 रुपए के ऊपर राइट है। ये कहलाते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, कि जब मेरा प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर कंफर्मेशन मुझे रिलायबल एविडेंस नहीं दे रहा या मैनेजमेंट भेजने नहीं दे रही कंफर्मेशन, या कंफर्मेशन रिप्लाई नहीं आया, तो इस केस में मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा होता हूं प्यारे बच्चों। सही है। अच्छा, अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, भाई नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर इसका अब कौन सा एग्जांपल लगेगा, जैसा अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड और मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। आप समझने की कोशिश करें, मुझे कंफर्मेशन भेजनी है, मैनेजर मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही और कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है जिससे मैं रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकूं, तो इसका मतलब है 100 रुपए के ऊपर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब 100 रुपए के ऊपर एविडेंस नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद आ रहा है, ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन ₹100। अगर ये 100 मटेरियल है क्वालिफाइड, अगर ये 100 मटेरियल एंड परवेजिव है तो प्यारे बच्चों डिस्क्लेमर। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास है नो वाली पूरी साइकिल, कि अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती तो आपका कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होगा और कुछ रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन होगी। तभी मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में प्लानिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक सबका ओवरव्यू दिया था, ताकि कोई भी एग्जाम पढ़ने जाए उसके अंदर प्लानिंग भी दिखेगी, परफॉर्मेंस भी दिखेगी और आपको रिपोर्ट भी दिखेगी। तो अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, इंक्वायर कर ले। इंक्वायर तो ओरल एविडेंस है, मैनेजमेंट को बोले यार कुछ लिखा हुआ तो दिखाओ, सीक ऑडिट एविडेंस। सही है, कुछ जो कह रहे हो वो मुझे कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ दिखाओ, तो वो देखें। वो देखने के बाद आप कहें ओहो ये भी हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है और इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर आप कहें ओहो मैं तो कंफर्मेशन भेजने गया था, मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करें। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी अगर रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो प्यारे बच्चों आपकी तो गलती नहीं है ना, तो आप या तो स्कोप लिमिटेशन है या तो आप क्वालिफाई कर दें या आप डिस्क्लेमर देते हैं। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे देती है, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे देती है, तो या तो कंफर्मेशन प्यारे बच्चों रिसीव होगी या कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होगी। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कंफर्मेशन रिसीव्ड होगी या कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होगी। अगर तो कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होती प्यारे बच्चों, अगर तो कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होती प्यारे बच्चों, इसका मतलब है आप फॉलोअप लें। सही है कि आप वापस से कस्टमर को कंफर्मेशन भेजें कि भाई मैंने आपको कंफर्मेशन दिया, आपका रिप्लाई नहीं है, काइंडली रिप्लाई कर दो, फॉलोअप लें आप। सही है। अगर फिर भी कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता, तो आयजा कहता है फिर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें। वही प्रोसीजर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, फिर आप कुछ और करने की कोशिश करें और उससे रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करें। मिल जाता है एविडेंस, जबरदस्त हो गया, अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं। नहीं मिलता तो इसका मतलब ये स्कोप लिमिटेशन है प्यारे बच्चों। अच्छा, मैं आगे जाके कुछ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करूंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन का रिप्लाई आ जाता है, रिसीव्ड हो जाती है, सही है, आपने बैंक को कंफर्मेशन भेजी और आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई है, स्टैंडर्ड आपके जहन में आ रहा होगा, सर कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई, फौरन से मैच कर लूं, जीएल में ये आ रहा है, बैंक कंफर्मेशन में आ रहा है। प्यारे बच्चों ये गलती ना करिएगा, ये वही गलती है जो पीडब्ल्यूसी इंडिया ने करी थी। अगर आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड होती है तो आपने देखना है कि क्या ये कंफर्मेशन रिलायबल है, क्या ये कंफर्मेशन रिलायबल है। सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये कंफर्मेशन रिलायबल है? सर क्या मतलब रिलायबल? कब रिलायबल नहीं होगी सर? रिलायबिलिटी पे डाउट कब क्रिएट होंगे? सर रिलायबिलिटी पे डाउट तब क्रिएट होंगे जब ये कंफर्मेशन आपको थर्ड पार्टी से नहीं आई, जब ये कंफर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं आई, जब ये कंफर्मेशन इनडायरेक्टली आई। क्या मतलब? बैंक ने मैनेजमेंट को कंफर्मेशन दी, मैनेजमेंट ने आके आपको दे दी। प्यारे बच्चों कंफर्मेशन तो है, रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? बिकॉज थर्ड पार्टी से डायरेक्टली आपके पास नहीं आई है, इनडायरेक्टली आपके पास आई है, मैनेजमेंट से होते हुए आई है। सत्यम के केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि जब ये बम फटा कि भाई $1 अरब तो पड़ा हुआ ही नहीं है, तो क्या मसला हुआ? तो पीडब्ल्यूसी इंडिया के पास गए, पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा हमारे पास तो कंफर्मेशन, देखो कंफर्मेशन ये देखो, इंडिया ये वाला बैंक कंफर्म कर रहा है, ये वाला बैंक कंफर्म कर रहा है। आगे से सवाल उठा, ये कंफर्मेशन दी किसने?
उसने कहा मैनेजमेंट ने। उसने कहा जब मैनेजमेंट ने आपको कंफर्मेशन दी है तो आपने कैसे मान लिया कि ये रिलायबल है? ये 2 नंबर कंफर्मेशन भी तो हो सकती थी। उस बैंक से पूछा कि क्या आपने रिप्लाई करा है? उसने कहा टीसीएस लेके आ जाओ, पोस्ट इंडिया लेके आ जाओ। मेरे पास तो ना कभी कोई कंफर्मेशन आई है, ना मैंने कभी कोई कंफर्मेशन का रिप्लाई किया है, ना मैंने कोई कंफर्मेशन भेजी है कभी। तो इसका मतलब है यहां पीडब्ल्यूसी इंडिया फंसा था और उसने कहा था कि हाँ जी गलती ये हो गई कि हमने कंफर्मेशन को हमने ये असेस नहीं करा कि हमारे पास कंफर्म डायरेक्टली नहीं आई थी। जब भी कंफर्म रिसीव्ड होगी मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास क्लाइंट से डायरेक्टली आई है। तो रिलायबिलिटी पे डाउट कब होगा? पहला सिनेरियो जब कंफर्मेशन आपको इनडायरेक्टली आएगी। सही है। दूसरा, आई तो बैंक से ही है, आई तो बैंक से ही है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये थर्ड पार्टी से नहीं आई है, ये मैनेजमेंट ने कहीं से भिजवाई है जानबूझ के। सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मैं एक यूनिवर्सिटी का ऑडिट कर रहा था, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे थे और उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ रहे थे। बच्चा एडमिशन लेता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप लोग सीए वाले पे यार बच्चों का आपके लिए नहीं है, यूनिवर्सिटी फी। सही है। तो वो जब आते हैं तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह देते हैं। सही है। अब बच्चा 2 साल पहले आया हुआ है, 2 साल पहले आया तो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, पढ़ रहा है अभी तक बैठ के। हमने कहा क्या करें सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म। हमने कहा कंफर्मेशन भेजते हैं। हमने कंफर्मेशन भेजी बच्चे को। सही है। तो हमारे कोई 15-20 सैंपल्स आए थे, 15-20 बच्चों को हमने कंफर्मेशन भेजी कि आपके अगेंस्ट तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है, काइंडली कंफर्म कर दो। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, अपनी ऑडिट फर्म में रूम में बैठा हुआ था। एक साथ मेरे पास 20 कंफर्मेशन, कभी जिंदगी में मेरे पास 20 कंफर्मेशन एक साथ नहीं आई। एक ही क्लाइंट के एक ही उससे रिलेटेड 20 कंफर्मेशन को देखा। स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट कंफर्म 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 कंफर्म। मैंने कहा जानी 20 की 20 कंफर्म। मैंने 20 कंफर्म सामने रखी। मैंने कहा सारी की सारी ब्लू पेन से, सारी की सारी ब्लू पेन से प्यारे बच्चों। सही है। एक ही पेन से साइन हुआ है। मैंने कहा एक बच्चे का एड्रेस कटी पहाड़ी आ रहा है, एक का लियारी आ रहा है, एक का नाजाबाद आ रहा है, एक का डिफेंस आ रहा है, एक का लाहौर आ रहा है। ये सारे के सारे एक ही वक्त में ब्लू पेन और एक ही सेम ब्लू पेन। प्यारे बच्चों आई तो थर्ड पार्टी से ही है, डायरेक्टली मेरे पास है, मैनेजमेंट से नहीं आई है। लेकिन मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है कि नहीं यार ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन नहीं है। तीसरी चीज, जब आपको कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आ जाए। सही है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मसला क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मसला ये होता है कि आप कंफर्म नहीं कर पाते कि सामने वाला जो है क्या ये वाकई में सिल्क बैंक या समिट बैंक या नेशनल बैंक है, या ये कस्टमर है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैलेंस आता है कि जी मैं अस्मा हूं, मुझे 20 रुपए का लोड करवाते हैं। सही है। और आप लोड करवा देते हैं, आपको पता है कि वो अस्मा है, आपको तो नहीं पता वो अस्मा है। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई चीज आती है तो आप ये वेरीफाई नहीं कर पाते कि सामने वाले से ही जिस बंदे को भेजी थी उसी से रिप्लाई आया भी है या नहीं आया। प्यारे बच्चों, तो इन फैक्टर्स की वजह से रिलायबिलिटी में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। सर अगर रिलायबिलिटी में डाउट्स क्रिएट हो जाए तो आप क्या करें? बच्चों टेंशन वाली बात ही नहीं है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। सर क्या सर इन डाउट्स को दूर करें? सर डाउट्स को कैसे दूर करूं? अगर तो कंफर्मेशन मैनेजमेंट आपकी खिदमत में हाजिर कर रही है, आप वापस से कंफर्मेशन मैनेजमेंट की खिदमत में हाजिर कर रहे हो, आप मैनेजमेंट को बोले जानी आपके हाथ से तो मैं एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगा। थर्ड पार्टी को बोलो, अपने क्लाइंट को बोलो कि मुझे डायरेक्टली कंफर्म करके दे, और तभी कंफर्मेशन की डिजाइन करते हुए मैंने अपना एड्रेस लिखा था, रिटर्न एड्रेस फॉर्म का लिखा था, ताकि कंफर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए डायरेक्टली। आप ये कर लें। अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये पता नहीं वाकई में स्टूडेंट ने भेजी है कि नहीं भेजी, आप स्टूडेंट वगैरह को कॉल कर लें, उससे कांटेक्ट कर लें, उससे पूछ लें कि भाई क्या ये वाकई में तुमने कंफर्मेशन भेजी है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज हो रहा है तो आगे जाके आईटी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंक्रिप्शन टेक्निक वगैरह का, कि वो इंक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह को हम देखेंगे किस तरीके से उससे हम इंश्योर कर सकेंगे कि कंफर्मेशन मेरे पास जो आ रही है क्या वो वाकई में थर्ड पार्टी से आई भी है कि नहीं है। बिकॉज देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मसला क्या है, प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रूफ ऑफ ओरिजिन और अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहले। सही है। अच्छा, अगर ये रिलायबिलिटी, अगर कंफर्मेशन रिलायबल है, लेट से अगर कंफर्मेशन रिलायबल है प्यारे बच्चों, तो जब रिसीव्ड हो जाएगी तो आपने देखना है क्या रिलायबल है या नहीं। 2 दरवाजे और खुल जाएंगे, या तो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। रिलायबल कब नहीं होगा पढ़ लिया। अगर रिलायबल है, यस, अगर कंफर्मेशन रिलायबल है प्यारे बच्चों, अगर कंफर्मेशन रिलायबल है, अब आपने मुंशियों वाला काम करना है और अब आपने कंफर्मेशन को मैच करना है कि कंफर्मेशन में बैंक कह रहा है 100 रुपए और जीएल में भी 100 रुपए लिखा हुआ है, क्या ये दोनों चीजें आपस में मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही। हाँ जी, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी प्यारे बच्चों, या तो मैच करेंगी या मैच नहीं करेंगी, या तो मैच करेंगी या मैच नहीं करेंगी। मैच करने का मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अगर तो डिफरेंस आ रहा होगा तो इसका मतलब है एक्सेप्शन है, अगर तो डिफरेंस आ रहा होगा तो इसका मतलब है एक्सेप्शन है, अगर तो डिफरेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एक्सेप्शन नहीं है।
अगर तो एक्सेप्शन नहीं है, नो, अगर तो एक्सेप्शन नो, हैप्पी एंडिंग, मजीद कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट कह रही है मेरे पास बैंक में 100 रुपए पड़े हुए, बैंकर ने डायरेक्टली आपको, थर्ड पार्टी ने रिटर्न फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में कंफर्म करके दे दिया कि हाँ भाई 100 रुपए ही पड़े हुए, एक्सेप्शन नहीं है, हैप्पी एंडिंग हो गई। जो प्रोसीजर परफॉर्म करना था वो प्रोसीजर परफॉर्म हो गया और वो रिलायबल भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर बैंकर ने ये लिख के दे दिया भाई 100 रुपए तो नहीं है, 80 रुपए, या मेरी एग्जाम्पल सत्यम वाली गौर से करिएगा, $1 अरब थोड़ी है, $66 मिलियन पड़े हुए, तो इसका मतलब है कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। इट मे इंडिकेट द मटीरियल मिस स्टेटमेंट या पोटेंशियल मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सही है। अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है प्यारे बच्चों। सही है। मतलब बैंक में पैसा पड़ा नहीं, कंपनी कह रही है बैंक में पैसा पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कंपनी ने शायद कोई फ्रॉड भी किया होगा, तो इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है प्यारे बच्चों। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव है कंपनी के। याद आ रहा है इंटरनल कंट्रोल का एक फायदा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट और एक्यूरेट। इसका मतलब है मैंने बैंक में कोई चेक वेक दिया ही नहीं है, मैंने ऐसी ही कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है, मैंने अभी सेल कर दी है, फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर से पैसा आ चुका है, मैंने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं करा, मैंने जनरल वाउचर ही नहीं बनाया, तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल में भी कोई डेफिशिएंसीज हो सकती है। और प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, ना ये मिस स्टेटमेंट है, ना ये फ्रॉड है, ना ये इंटरनल कंट्रोल का मसला है, ये सिंपल टाइमिंग डिफरेंस है। FR1 में याद है बैंक रिकॉर्ड बनाते हो तो बैंक वाला कहता है कि भाई मेरे पास तो 80 रुपए पड़े हुए, आप कहते हो कि नहीं यार मेरे हिसाब से तो 100 रुपए, तो 100 रुपए को आप 80 रुपए पे रिकनसाइल करते हो, तो आप कहते हो ओ हो एक चेक मैंने इश्यू किया है, चूंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अपनी बुक से माइनस कर चुका हूं, बैंक ने अपनी बुक से माइनस नहीं करा होगा। ओ एक चेक मैंने बैंक में जमा कराया है, चूंकि जमा कराया तो मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक डेबिट करा, अकाउंट डिसेबल क्रेडिट करा, अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, तो बैंक ने अपना बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ाया, तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। प्यारे बच्चों, ये तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। 31 दिसंबर को आपका बैलेंस ये आ रहा है, 3 जनवरी 4 जनवरी को दोनों बैलेंसेस आपस में ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो जाएंगे, तो वो बैंक रिकॉर्ड याद आ रहा है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास आइजा 505 का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो चार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। इस फ्लो चार्ट को क्विकली रिकैप करते हैं। या तो मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने देगी आपको, या मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं देगी। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती प्यारे बच्चों, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती है, इंक्वायर करोगे, रीजंस के अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करोगे, मैनेजमेंट क्यों भेजने नहीं दे रही और ये जो रीजन बता रही है इससे कोई और रिस्क तो नहीं हो सकता, अगर रिस्क है तो उस रिस्क अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और फिर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर की तरफ जाओगे, ताकि आप रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको, जो कि आइजा 505 का ऑब्जेक्टिव है। अगर तो कर लिया बिस्मिल्लाह, अगर तो नहीं कर सके स्कोप लिमिटेशन है प्यारे बच्चों। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे देती है तो इसका मतलब है या तो कंफर्मेशन रिसीव्ड होगी या रिसीव नहीं होगी। रिसीव नहीं होती फॉलोअप कर लो, और फॉलोअप करने के बाद ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, आगे बढ़ो। अगर रिसीव हो जाती है तो अगेन 2 दरवाजे खुलते हैं, क्या रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। कब रिलायबल नहीं होगा, कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से रिलायबल नहीं होगा, जिन फैक्टर्स की वजह से रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है, कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर लें ताकि रिलायबिलिटी पे डाउट खत्म हो जाए। अगर रिलायबल है तो अब वो मुंशी वाला काम करना है और दोनों नंबर को मैच करना है, मैच कर जाता है, जबरदस्त, एक्सेप्शन नहीं है, हैप्पी एंडिंग, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैच नहीं करता प्यारे बच्चों, अगर मैच तो ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है तो बहुत सारे दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं कि ये मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये फ्रॉड भी हो सकता है, ये इंटरनल कंट्रोल की इनफेक्टिवनेस भी हो सकती है। नहीं यार, मैं सिर्फ ऐसे गलत सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव थॉट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो इसका सॉल्यूशन ये कि मैनेजमेंट से आप कहेंगे मुझे इसको रिकनसाइल करके दे दो। सही है, आप 100 रुपये कह रहे हो, ठीक है, बैंक 80 रुपए कह रहे हैं, 100 और 80 को रिकनसाइल करके दे दो, और उस रिकनसाइलिंग आइटम्स के ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 95% आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगली क्लास में मजीद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर एज यूजुअल ड्राफ्टिंग करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लेकिन सर एक छोटा सा मसला है, आप कहते थे सर ये आइजा तो पूरा का पूरा लिंक्ड होता है,
प्यारे बच्चों ये आइजा अभी भी लिंक्ड है, ये पूरा इसको गौर से देखने की कोशिश करिएगा। ये अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती तो आप मैनेजमेंट से रीजन इंक्वायर करेंगे, रीजन इंक्वायर करेंगे, समझने की कोशिश करेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आइजा 200, क्वेश्चनिंग माइंड। एज एन ऑडिटर आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना होता है, सही है। तो आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन करेंगे, भाई क्यों नहीं भेजने दे रही कंफर्मेशन मुझे। आप ये थोड़ी बोलोगे मैनेजमेंट आपसे कहे मैं कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, आपको ठीक है कोई बात नहीं यार, ओके नो प्रॉब्लम, आप चलेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे। इंक्वायर करके अगर सर इंक्वायरी से तो ओरल एविडेंस मिलता है, तो याद आ रहा है प्यारे बच्चों आइजा 500, तो जो मैनेजमेंट आपसे कह रही है उसको आप उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, सर आप तो परफॉर्मेंस फेज में खड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस फेज में आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और सर अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, कोई रेलिवेंट जस्टिफिकेशन है, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, प्यारे बच्चों याद आ रहा है, अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल रहा, अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, आइजा 705 ट्रिगर कर जाएगा। और 705 के हिसाब से इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन बिकॉज द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इफ द इंपैक्ट इज मटेरियल क्वालिफाइड, इफ द इंपैक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव। डिस्क्लेमर, ये जो पूरी चीज आपको 9 वाली दिख रही है, इसके अंदर आपको आइजा 200 भी दिखेगा, आइजा 315 भी दिखेगा, आइजा 705 भी दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही है। अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने दे देती है आपको, सही है, तो या तो रिसीव होगी या रिसीव नहीं होगी। अगर तो रिसीव हो जाती है तो या तो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। कब रिलायबल नहीं होगी प्यारे बच्चों, आइजा 500 के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पढ़ा था कि वो ऑडिट एविडेंस जो कि थर्ड पार्टी से डायरेक्टली नहीं मिलता वो लेस रिलायबल है। ये तो लिखा हुआ है रिलायबिलिटी के डाउट पे, तो जो रिलायबिलिटी के फैक्टर्स लिखे हुए आ रहे हैं ये स्ट्रेट आइजा 500 से कॉपी होके आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ पढ़ना है, किसी ना किसी स्टैंडर्ड से लाजमी लिंक्ड है, तभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।